सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत का एक महान साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बिखर चुका था। हर तरफ जैसे एक केओस था, एक उथल-पुथल, और इसी आग के बीच एक नए राजवंश का उदय होने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक सिर्फ 16 साल का लड़का न केवल अपने पूरे परिवार का बदला लेता है, बल्कि भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव भी रख देता है। ये कहानी है सम्राट हर्षवर्धन की, और यकीन मानिए, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है गुप्त साम्राज्य के पतन से। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी शक्ति जब खत्म हुई होगी तो नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम बन गया होगा। हर कोई उस खाली जगह को भरना चाहता था, और इसी दौर में कई नए नए राजवंश मैदान में कूद पड़े। और इन्हीं में से एक था पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इनकी राजधानी थी थानेसर, जो आज के हरियाणा के पास है। शायद तब उन्हें भी नहीं पता था कि किस्मत ने उनके ही खानदान में अगले महान सम्राट को जन्म दे दिया है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। सबसे पहले संस्थापक पुष्यभूति, फिर आए पहले ताकतवर राजा प्रभाकर वर्धन। उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे राज्यवर्धन जो वारिस थे, और छोटे बेटे हर्षवर्धन, जिन्हें इतिहास में एक अलग ही मुकाम हासिल करना था। और बस यहीं से कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। एक के बाद एक ऐसी त्रासदियां हुईं जिन्होंने वर्धन परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, और एक नौजवान लड़के को सीधा इतिहास के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। पहला झटका तब लगा जब हर्ष की बहन राज्यश्री के पति, जो कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन, उनकी मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मर्डर नहीं था, ये परिवार पर एक सीधा हमला था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस हमले के बाद हर्ष की बहन राज्यश्री को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब ये संकट पर्सनल भी था और पॉलिटिकल भी। अब बड़े भाई राज्यवर्धन बदला लेने के लिए निकले। उन्होंने देवगुप्त को हराया भी, लेकिन जीत की खुशी मनाई जाती उससे पहले ही एक और बड़ा धोखा हो गया। गौड़ के राजा शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की ही हत्या कर दी। अब सोचिए, वर्धन साम्राज्य पूरी तरह से लीडरशिपलेस हो गया था, बिना किसी राजा। इसी मायूसी और दुख के माहौल में सबकी नजरें एक टीनेजर पर आकर टिक गईं। ये वो पल था जब हर्षवर्धन को उस सिंहासन पर बैठना पड़ा जो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज था। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। महज 16 साल की उम्र 606 एडी में हर्षवर्धन को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मतलब जिस उम्र में आज के युवा अपना करियर सोच रहे होते हैं, उस उम्र में उसे अपने परिवार की मौत का बदला भी लेना था और एक बिखरते हुए साम्राज्य को भी संभालना था। और उन्होंने सत्ता संभालते ही एक्शन लिया। हर्षवर्धन ने न सिर्फ अपने भाई के हत्यारे शशांक को हराया, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलाया। उन्होंने राजधानी को थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कन्नौज उस समय नॉर्थ इंडिया का स्ट्रेटेजिक सेंटर था। ये उनके बढ़ते साम्राज्य का नया पावर हाउस बना। हर्ष की जीत का सिलसिला उत्तर भारत में तो एक तूफान की तरह चला, लेकिन हर योद्धा की एक सीमा होती है। जब वो दक्षिण की तरफ बढ़े तो नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ चालुक्य वंश के महान राजा पुलकेशिन द्वितीय से। ये 2 महाशक्तियों का टकराव था, और यहाँ आकर हर्ष का विजय रथ रुक गया। तो चलिए अब हर्ष के शुरुआती संघर्षों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका शासनकाल इतना प्रभावशाली क्यों था। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जो वाकई कमाल का था। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ जीत से नहीं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है। हर्ष ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया था। उनका साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति आगे जिलों यानी विषय में, और सबसे छोटी इकाई थी गांव। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज होते हैं। और हर लेवल पर एक डेडिकेटेड ऑफिसर था, जिससे शासन एकदम स्मूथ चलता था। हर्ष सिर्फ एक राजा नहीं थे, उनकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी। शुरू में वो अपने परिवार की तरह ही शिव और सूर्यदेव की पूजा करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो चीन के महान यात्री हुएनसांग से मिले। उनके प्रभाव में आकर वो महायान बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े संरक्षक बन गए।
और उनकी जेनरोसिटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महामोक्ष परिषद। सोचिए, हर 5 साल में प्रयाग में एक ग्रांड असेंबली होती थी, जहां सम्राट अपना सब कुछ, अपना खजाना, अपने गहने, यहाँ तक के अपने पहने हुए कपड़े तक सब दान कर देते थे। वेनसोंग ने खुद ऐसी छठी परिषद देखी थी और वो ये देखकर हैरान रह गए थे। हर्षवर्धन सिर्फ एक योद्धा और शासक नहीं थे, वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और कला के पारखी थे। उनके दरबार में कल्चर और नॉलेज का संगम देखने को मिलता था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो खुद एक शानदार लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में 3 बहुत फेमस नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। एक सम्राट जो तलवार भी चलाता है और कलम भी, ये कॉम्बिनेशन वाकई बहुत रेयर था। उनके दरबार के सबसे चमकीले सितारे थे महाकवि बाणभट्ट। उन्होंने ही हर्षचरित लिखी, जो सम्राट हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। आज हम हर्ष के बारे में जो कुछ भी इतना डिटेल में जानते हैं, उसका ज्यादातर क्रेडिट इसी किताब को जाता है। उनके राज में सिर्फ आर्ट और लिटरेचर ही नहीं, टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की। हर्षचरित में तुलायंत्र नाम की एक मशीन का जिक्र मिलता है। ये एक तरह का वाटर पंप था जिससे खेतों की सिंचाई होती थी। ये दिखाता है कि हर्ष ये समझते थे कि देश की तरक्की किसानों से होती है और उसके लिए इनोवेशन जरूरी है। तो सवाल ये है कि हर्षवर्धन की लेगेसी क्या है? जब उनका शासनकाल खत्म हुआ तो उन्होंने पीछे क्या छोड़ा? चलिए उनके असर को समझने की कोशिश करते हैं। अपने 41 साल के लंबे शासन में हर्ष ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लग रहा था। गुप्त साम्राज्य के बाद जो बिखराव आया था, उसे उन्होंने खत्म किया। पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाए और एक ऐसा स्टेबल माहौल बनाया जहां आर्ट, रिलीजन और नॉलेज सब कुछ फला फूला। और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर्षवर्धन एंशंट इंडिया के आखिरी महान सम्राट थे? एक आखिरी बीकन ऑफ लाइट? क्योंकि उनके बाद उत्तर भारत में फिर कभी वो एकता नहीं दिखी और वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। तो क्या हर्ष एक युग का अंत थे या फिर एक नए बिखरे हुए युग की शुरुआत? इसका जवाब शायद इतिहास में ही कहीं छिपा है।